हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूं सीटेट जुलाई में जो एसएसटी का 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी रहती है तीनों क्लास की। आज ये जो लेसन है 6 क्लास की पॉलिटी का आज पहला लेसन है। इससे पहली वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी 6 क्लास का जो इतिहास है उसका पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि थ्योरी बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए, जिससे लास्ट टाइम में रिवाइज करने में आप लोगों को हेल्प मिले। चलिए देखते हैं। इकाई 1 है, लेसन का नाम है विविधता। और थ्योरी अवश्य पढ़ लीजिए, ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिना थ्योरी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। चलिए देख लेते हैं आगे। लेसन है विविधता की समझ। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो? इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को कई तरह से रोचक व समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही देश में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है? भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में इस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं लोगों के बीच में। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये वाले जो चित्र बने हैं इसके बारे में, ये वाला खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र अन्य तीनों चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों जैसे भी बहुत भिन्न हो, जैसा कि इन तीनों चित्रों में आपस में एक दूसरे से भी मिलते नहीं हैं। ऐसा इसलिए कि हम सबका चित्रकारी करने का अपना अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी में विभिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग, रूप, खान पान आदि में भी विभिन्नता होती है। जैसे कि इसमें 3 बच्चों ने जो ये चित्र बनाए हैं इनमें कई तरह के अनेक विभिन्नता दिखाई दे रही है। उसी तरीके से हमारे देश में कई प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, जैसे भाषा संबंधी, धर्म संबंधी, भाषा और रहन सहन, खान पान। इसमें इसके आगे ये एक स्टोरी दी गई है जिसमें समीर 1 और समीर 2 की कहानी है, जिसमें एक समीर हिंदू होता है तथा एक मुस्लिम होता है, एक गरीब होता है तथा एक अमीर होता है, और एक समीर अखबार बेचता है, अनपढ़ होता है, तथा दूसरा एक पढ़ा लिखा होता है। उसी की एक कहानी दी गई है। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक बार अपने लोग ऐसे ही एक सरसरी निगाहों से पढ़ लेना। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट वही मैं करवा दे रही हूँ। चलिए देखते हैं आगे। अगर आप कुम्हार के घर पैदा हो गई तो आपकी जात कुम्हार ही होती है। आप बस वही बन सकती थी। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता था। इससे गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठ में पढ़ेंगे। इसमें आगे हैं, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगली हेडिंग है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपकी भी सहेलियाँ होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्यौहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे, थोड़ी बहुत उनकी भाषाएं भी सीखी होंगी। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं या भूतों की कहानियाँ भी पसंद होंगी। संभव है कि आपको खुद कहानियाँ बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों और जीवन की कल्पनाओं से प्रेरणा लेते हैं। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। आगे है, कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों से दोस्ती व लड़ाइयों के बारे में कहानियाँ लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनने वालों को किसी एक ऐसी जगह रहना पड़े जहाँ लोग
केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, जैसे लाल एवं सफ़ेद, एक ही तरह का खाना खाते हों, शायद आलू, समान रूप से केवल 2 ही पशु पक्षी पालते हों, उदाहरण के लिए हिरण और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल ही अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर वह कैसे कहानियाँ लिख पाएंगे। कहने का मतलब है, अगर हम कुछ करना चाहें या कुछ लिखना भी चाहें, तब भी हमें विविधता की ज़रूरत पड़ती है, नई नई जगहों पे जाना, नई खोजें करना। अगली हेडिंग है भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। इसको नोट करिए। हम विविधता को कैसे समझें। अगली हेडिंग है हम विविधता को कैसे समझें। करीब सवा दो वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज में, घोड़ों या ऊँटों पर बैठकर या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती और बचने के लिए नई ज़मीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ लोग युद्ध के कारण अपना घर छोड़ देते थे। लोग जब नई जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वह नई जगह से अपना लेते थे और वह कुछ चीज़ें वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इस तरह उनकी भाषा, मनोरंजन, संगीत, धर्म आदि में भी नए पुराने का मिश्रण होता रहा। उनकी संस्कृत नई जगह की संस्कृत में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक दूसरे से मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृत उभरती। इसको नोट कर लीजिए। आगे अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह के विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों के जीवन और सांस्कृतिक को आकार देने में योगदान किया गया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविध संपन्न हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार के लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों के किस प्रकार सामंजस्य बिठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। न केवल वे लोग कपड़ों और खान पान की आदतों में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह वे काम करेंगे वे भी अलग होंगे। शहर में अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका जीवन भौतिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। आइए भारत के 2 भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए यह समझने की कोशिश करें कि किस क्षेत्र की विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। आगे जो दिया गया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको इसमें से नोट करते रहिए। लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। पहली ही लाइन इम्पोर्टेंट, इसको नोट करिए। जगह पूछ ली जाती है कहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सी ही कम खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और यह इलाका वर्ष भर काफ़ी समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। इतना पूरा नोट करिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और
बकरी या याक होते हैं, इसको नोट करिए यहाँ से ये इतना। आगे हैं रेगिस्तान होने का यह मतलब नहीं कि व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है, क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनसे गुजर कर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिससे आज तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। आगे हैं लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, इसको नोट करिए। करीब 400 साल पहले यहाँ के लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ और अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है, इसको नोट करिए। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग ही गाते और उन पर नाटक खेलते हैं। यहाँ से इतना पूरा नोट कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए इतना। ये पश्मीना शॉल बना रही है। चलिए, ये हो गया लद्दाख के बारे में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट उसको मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, ऊपर तो ऐसे कहानी के जैसे दिया गया है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। आगे है केरल। भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य, यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ और दूसरी तरफ पहाड़ियों से है। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इसको नोट करते रहिए, इसको मत करिए बिल्कुल भी। इन मसालों के कारण ही यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए, इसको नोट करिए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब के कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। पूरा का पूरा नोट करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लाइन टू लाइन उठा के पूछी गई है, इसको नोट कर लीजिए। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचा। पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे, जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल हैं। इसको नोट कर लीजिए। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते हैं वे चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं और उन्हें चीनी वाला कहते हैं। इसको नोट करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तलने के लिए लोग जिस बर्तन का इस्तेमाल करते हैं उसे चीना चट्टी कहते हैं। इसको नोट करिए। इसमें चीन शब्द इस बात की ओर इशारा करता है कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई होगी। केरल की उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली और सब्जी चावल खाते हैं। नोट कर लीजिए। इसमें से यहाँ से जो भी दिया गया है यहाँ तक का पूरा ही नोट कर लीजिए। यहाँ से शुरुआत से लेके यहाँ से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसको
है ही थोड़ा सा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसको पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। केरल में मनाए जाने वाले त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण नाव प्रतियोगिता। नाव प्रतियोगिता भी पूछी जाती है, कहाँ मनाई जाती है? तो केरल में। इसको नोट, ओणम भी पूछा गया है, ओणम त्यौहार केरल में। आगे है, जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों में के इतिहास में भी एक प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब के आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। वहाँ केरल की भौगोलिक स्थितियों में मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन एवं उसके इतिहास एवं भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ये वाला नोट कर लीजिए। आगे है, विविध सांस्कृतिक प्रभाव के केवल बीते हुए कल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही काम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हर एक कदम के साथ अब हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने और के तरीका धीरे धीरे उस क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं जहां हम पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह अपने पड़ोस में अलग अलग तरह के समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर कार्य करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। अगली हेडिंग है, विविधता में एकता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारत की विविधता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। इसको नोट कर लीजिए। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किए, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों में फूट डाल सकते थे, लेकिन उनमें काफ़ी विविधताएं हैं और अलग तरह का राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने भी भिन्न हों, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई वे सब में एक थे। ये एक कविता दी गई है। आगे, ये आज स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हुए पंडित नेहरू, ये पिक दिखाई गई है। यह गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड के बाद गाया गया था। ये वाला गीत। दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के जाना। ये वाला। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांतिप्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी थी जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुलिस, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। उसमें से बहुत लोगों की जानें गईं, उनमें से ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों के याद में गाया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विविधता के प्रतीक का हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानती थी हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के झंडे की परिकल्पना की गई। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं की स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहन किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया। इसको नोट कर लीजिए।
अनेकता में एकता का विचार किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। उनका जो स्टेटमेंट है ये पूरा का नोट कर लीजिए, ये ऐसे ही उठा के पूछा जाता है, इतना पूरा का पूरा नोट कर लीजिए यहाँ से। आगे हैं रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान में भी भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है, इसको नोट कर लीजिए इतना भी, ये दोनों लाइन। तो चलिए लेसन समाप्त हो जाता है, यहीं से कुछ क्वेश्चन चालू हो जाते हैं ये फिर। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो से किसी प्रकार की कोई हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए। आप लोग वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और अगर आप लोग ऐसे बच्चे हैं, कोई भाई बहन हैं हम जैसे जिनके पास किसी कारणवश NCERT की बुक नहीं है, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।